हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12वीं का इतिहास हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों 2022 से। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस बार आएंगे, है ना। सेलेक्ट किया गया है इसको, ठीक है। आइए आपको दिखा देता हूँ। पहले ये सेकेंड पार्ट है दोस्तों, इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट जो है जारी कर दिया है। ये हिस्ट्री का है ना। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल प्रश्न पेपर इतिहास हिस्ट्री का, ये इतिहास का है सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो अपलोड हो चुका है ना। और दोनों को आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। तो ये प्रश्न 21 मैंने सॉल्व करवा दिया था फर्स्ट पार्ट में, उसको ज़रूर देखना है आपको, है ना। इसके बाद आइए देखते हैं प्रश्न 22, अजंता और एलोरा की कलाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। तो अजंता और एलोरा की गुफा के बारे में आपको इसको थोड़ा पढ़ना है। महाराष्ट्र में पाई गई है। अजंता में चित्र का विषय बुद्ध के जीवन से लिया गया है। कुछ बातों को आपको याद करना होगा, ठीक है। बुद्ध के जीवन से लिया गया है। विशेषकर जातक कथाओं में किए गए वर्णन से बुद्ध के अनेक जीवनों का उल्लेख है। बौद्ध धर्म के बारे में आप पाठ संख्या 31 में और पढ़ सकते हैं। उनके कुछ दृश्य दैनिक जीवन के भी है, जैसे कि अजंता की गुफा में अपने श्रृंगार में संलग्न राजकुमारी का प्रसिद्ध चित्र। अजंता और एलोरा की कलाओं को गुप्त और वाकाटाक शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। वे मोटे तौर पर 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की है। ये चित्र अपने अमिट रंगों की दृष्टि से उल्लेखनीय है। ऐसा माना जाता है कि 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले पल्लव राजाओं के समय महाबलीपुरम की गुफा कला अजंता और एलोरा की कला में इस्तेमाल की गई थी। तो देखिए, थोड़ा सा वीडियो को आपको सुनना है दोस्तों, इसलिए बनाया गया है। वीडियो को सुनेंगे तो बहुत सारे प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। इसलिए आपको जब भी समय मिले वीडियो चालू कीजिए और थोड़ा सुनिए, क्योंकि इतिहास को जो भी विषय होता है उसको कोई दूसरा सुनाता है तो जल्दी याद होता है। आप पढ़ेंगे तो जल्दी याद नहीं होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 23 है, इतिहास की पुनः रचना के स्रोत के रूप में सिक्कों के विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है, यानी सिक्कों के विषय में 5 बात को लिखना है दोस्तों। मतलब प्राचीन समय में जो सिक्के जारी हुआ करते थे, इसके अंतर्गत सिक्कों पर उकेरी हुई लिपि और आकृतियाँ ही नहीं बल्कि धातु के विश्लेषण जैसे तत्व भी आते हैं। सिक्के अधिकतर तांबा, चांदी, सोना, सीसा जैसी धातुओं से ढाले जाते थे। भारत में सबसे पहला आने वाला सिक्का में कुछ प्रतीक चिन्ह बने होते थे और इन्हें आहत 5 मार्कट सिक्के कहा जाता था। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं गुप्त वंश के शासक ने जारी किया था। इसमें प्रारंभिक मुद्राएं इनके सोने की शुद्धता होती थी। पहले जिन सिक्कों में शासकों के नाम और आकृतियाँ दिखाई देती है उन्हें भारतीय यूनानियों ने जारी किया था। प्रश्न 24 है, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि के कारण पर प्रकाश डालिए। जनसांख्यिकी परिवर्तन ने मानवीय रहन सहन तथा जनसंख्या वितरण के ढंग को बदल दिया। उदाहरण के लिए 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने में लगातार प्रवास एक महत्वपूर्ण घटक रहा। 1901 से में अत्यधिक मात्रा में प्रवास हुआ। दक्षिण तथा पूर्व यूरोप में एक और लोग बाहर जा रहे थे, वहाँ पर यूरोप में प्रवास वापस आ रहे थे, है ना। पश्चिमी यूरोप में प्रवास अधिक रहे थे, है ना। तो प्रवास का यह विशिष्ट ढांचा राजनीतिक प्रभाव के चलते श्रमिकों की बढ़ती तथा घटती मांग के कारण था। नाजी नीतियों की वजह से जर्मनियों में यहूदियों, अल्पसंख्यकों तथा राजनीतिक कैदियों का पलायन हुआ, जबकि युद्ध के पश्चात पुनर्वास की वजह से जर्मनी में तुर्क श्रमिकों का प्रवास हुआ। रूस तथा स्पेन में नागरिक युद्ध के चलते भी बाहरी प्रवास हुआ। प्रश्न 25 है, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और अरविंदो घोष के दृष्टिकोण से धर्म और राष्ट्र में परस्पर संबंध क्या था। तो सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद के अतिरिक्त अन्य उपाय भी थे, जिसके माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद की भावना अभिव्यक्ति की जा रही थी। 19वीं सदी की दूसरी अर्ध सदी के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में यह विचार अस्तित्व में आया, जो धर्म पर आधारित था। यह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दयानंद सरस्वती है और अरविंदो घोष जैसे नेताओं ने हिंदू धर्म और इसकी भावना को भारतीय राष्ट्रवाद के पीछे का प्रेरक शक्ति बना दिया, ठीक है।
ये नेता पूरी तरह से यह मानते थे कि यद्यपि ब्रिटिश भारत पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे, परंतु पूर्व सभ्यता से श्रेष्ठ थी। बंकिम चंद्र जी ने तर्क दिया कि ब्रिटिश ने सेना और प्रौद्योगिकी की श्रेष्ठता की सहायता से भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी, परंतु भारतीयों को इसका अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने भारतीय समाज की अद्वितीयता का पक्ष लिया और कहा कि इस पर पश्चिमी सभ्यता के विचारों को लागू नहीं किया जा सकता। इन नेताओं ने यह समझ लिया था कि पश्चिमी सभ्यता व्यक्तित्ववादी विचारधाराओं पर आधारित थी और यह विचार भारत के लिए पूरी तरह अनुचित था। प्रश्न 26 है, एक वैश्विक गांव में संप्रेषण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। साधारण गांव के संप्रेषण की तुलना में किस प्रकार भिन्न है। तो वैश्विक गांव क्या होता है, देखिए अपने वैश्विक गांव की अभिव्यक्ति सुनी होंगी। पहली नज़र विरोधाभासी लग सकती है, कोई चीज़ एक ही साथ वैश्विक विश्वव्यापी दोनों कैसे हो सकती है। वैश्विक गांव का एक मुहावरा पहली बार मैकलुहान नामक विद्वान द्वारा इस्तेमाल किया गया था। उसने महसूस किया कि टेलीविज़न के बढ़ते प्रयोग के साथ संप्रेषण नाटकीय रूप से बदल जाएगा। इसका मतलब था कि लोग हजारों मील दूर लगभग तत्काल संदेश भेजने में कामयाब होंगे। तो संप्रेषण का अर्थ होता है दोस्तों अपनी बात को दूसरे जगह तक स्थानांतरित करना। जैसे रेडियो में लोग जो है ना, बोली गई या बताई गई घटनाओं को तुरंत जो है सुन सकते थे दोस्तों उस समय। उसके बाद टीवी आया, तो टीवी ने तो और जो है ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन किया। लोग टीवी में जो है दुनिया भर की जो है घटना देखना शुरू कर दिया, है ना। तो ये जो है इसी को संप्रेषण बोलते हैं। तो वैश्विक गांव का अर्थ क्या होता है, सामान्य गांव से अलग होता है। वैश्विक यानी एक गांव को दूसरे गांव से कैसे जोड़ दिया गया। हम एक गांव की घटना को टीवी पर तुरंत देख सकते हैं, किसी शहर को घटना को देख सकते हैं, जान सकते हैं। यही जो है संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, इसी को समझाकर बताया गया है दोस्तों। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में आते हैं। कावेरी डेल्टा किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। चावल के लिए। चरक कौन थे। चरक आयुर्वेद के जनक थे जिन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न, बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया क्योंकि मध्य एशिया में उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। किस राजा के शासनकाल में तिरुपति मंदिर का निर्माण हुआ। तो कृष्णदेव राय। अहिल्याबाई कौन थी। अहिल्याबाई इंदौर के होलकर शासन मल्हार राव की विधवा बहू थी। मीर जाफर को हटाने के पश्चात सन 1760 में बंगाल का नवाब कौन बना। तो मीर कासिम आएगा। संथाल विद्रोह कौन से क्षेत्र में हुआ। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सीमा पर। क्रांतिकारी पत्रिका की शुरुआत किसने की। तो मैडम कामा ने। बर्लिन की दीवार कब गिरी। 1989 और 90 में। विकासशील देश में कुछ बड़े शहरों के नाम बताइए। तो कोलकाता। मैगस्थनीज कौन था। एक अग्रदूत था जिसने भारत का दौरा किया। गांधी इरविन समझौते की क्या शर्तें थी। तो ये बड़ा प्रश्न है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के प्रतिनिधियों के साथ लंबे वार्तालाप और विचार विमर्श के बाद कांग्रेस ने गांधी जी को वायसराय से वार्तालाप करने का काम सौंपा। गांधी और इरविन के बीच करीब 15 दिन तक विचार विमर्श हुआ। अंत में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो कि इस प्रकार से थे। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। प्रश्न, एक संस्कृति के संप्रेषण के कौन से साधन हैं। तो संस्कृति के संप्रेषण के अनेक साधन। क्या आप भाषा के बिना विश्व की कल्पना कर सकते हैं। भाषा मानव समाज के मूलभूत विशेषता है। यहाँ लोगों के लिए एक दूसरे को समझने का साधन ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक विचारों के संप्रेषण का माध्यम भी है। आपस में बोले जाने वाले भाषा लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती भी है। 20वीं सदी के दौरान हुए सांस्कृतिक परिवर्तन में शिक्षा और विद्यार्थियों की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो इसको भी नोट कर लीजिए ताकि आप बाद में पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो ये इतिहास का सेकेंड पार्ट था। आप लोग फर्स्ट पार्ट भी देखिए। हिंदी इंग्लिश का अपलोड हो चुका है कक्षा 12वीं का, है ना। अब राजनीति विज्ञान, भूगोल, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबका धीरे धीरे अपलोड हो रहा है ना। ठीक है, जैसे जैसे PDF फाइल बन रहा है वैसे वैसे अपलोड होते जा रहा है।